नमस्कार, मैं इंजीनियर प्रदीप कांत पटेल आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम कोच पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी टॉपिक के बारे में। यहां से जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे उन क्वेश्चनों के समाधान हेतु चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो ज्वालामुखी वल्केनो के बारे में जानेंगे, कैसे शुरू ये उद्गार होता है और क्या क्या इसकी क्वालिटी है, क्या टाइप है, इन सभी पर बात करेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें ज्वालामुखी के बारे में कि जो आपको पता है कि जो ये आपका थल पार्ट है, यानी कि हम लोग बात करेंगे लिथोस्फेयर के बारे में। ये लिथोस्फेयर है, इसके नीचे जब आप 120 किलोमीटर जाएंगे नीचे धरातल पर, तो यहां पर पड़ता है एक आपका, उसको कहेंगे दुर्बल मंडल। क्या कहेंगे? दुर्बल मंडल इसको कहा जाता है। जब आप अर्थ के नीचे जाना शुरू करेंगे तो देखेंगे यहां पर पड़ता है दुर्बल मंडल। इसको कहते हैं एस्थीनोस्फेयर। क्या बोलेंगे? एस्थीनोस्फेयर। ठीक है। अब सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है, सन की रे जब आती है धरातल पर गिरती हैं, तो ये आपका क्या होता है कि जो सन रे आएंगे इसका शुरू हो जाएगा रेडिएशन। रेडिएशन के थ्रू क्या होता है, यहां पर का टेम्परेचर क्या है, दुर्बल मंडल का बढ़ेगा। जब दुर्बल मंडल का टेम्परेचर बढ़ता है तो यहां पर क्या होता है कि हॉट स्पॉट बनना शुरू हो जाता है। हॉट स्पॉट बनेंगे। क्लियर? टेम्परेचर की वजह से, जैसे आप सूर्य के बारे में देखते हैं तो जो उसका कोरोना पार्ट है, तो वहां पर क्या है, हॉट स्पॉट बनते हैं। वैसे यहां पर जब टेम्परेचर बढ़ता शुरू होता है तो जो यहां पर मटेरियल है सॉलिड फॉर्म में, जितना भी ठोस है वो सब काहे में चेंज हो जाता है, वो आपका सब द्रव में आना शुरू होता है। जैसे ये लिक्विड फॉर्म में आता है सॉलिड से, इसी को हम लोग बोल देते हैं मैग्मा। क्या बोल दिया जाता है? मैग्मा। क्लियर है? अब ये क्या करते हैं कि, और इसके साथ में क्या है, धूल कण जो होते हैं, ये सारी चीजें, और इसी में गैसेस, ये सारी चीजें क्या होती हैं, गैस फॉर्म, गैसें भी इसके साथ में रिलीज होती हैं। वो दबाव डालते हैं किसके ऊपर? थल के ऊपर। जब थल के ऊपर दबाव डालेंगे तो ये थल बीच बीच से क्या हो जाएगा, इसमें दरारें पड़ जाएंगी गैस के दबाव की वजह से। और ये जो थल पार्ट है, ये क्या है, इस तरह से अलग अलग पार्ट्स में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इन्हीं को हम लोग बोल देते हैं प्लेट। क्या बोल देते हैं? प्लेट। समझ में इतनी बात आ रही है? जब ये आएंगे तो बीच बीच में क्या है, ऐसे दरारें पड़ जाएंगी, और ये जब दरारें क्या होती हैं, ये टुकड़ों के रूप में थल पार्ट इस तरह से दिखना शुरू हो जाए अलग अलग, तो इनको प्लेट कहा जाता है। क्लियर है? अब ये क्या करता है कि गैसों के दबाव, जब ये दरारें होती है और दबाव बढ़ता जाता है, तो ये सीधे दरारें और क्या हो जाएंगी, बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और इन्हीं से मैग्मा बाहर निकलता है, ठीक, प्रेशर के थ्रू। तो और फिर जब ये मैग्मा बाहर निकलेगा, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ज्वालामुखी। अब इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि क्या है। देखिए, जो ज्वालामुखी हैं, इनसे उद्गारित होते हैं, जब गैस से दबाव डालेंगे तो इनसे कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं। तो इसमें आपको क्या जानना है, उद्गारित पदार्थ, ज्वालामुखी से कौन कौन से उद्गारित पदार्थ निकलते हैं, उनके बारे में आपको जानना है। सबसे पहले अगर जो हम लोग उद्गारित पदार्थ के बारे में बात करें, तो इसमें देखेंगे जल वाष्प। क्या निकलता है? जलवाष्प। लगभग 90% जलवाष्प निकलती है। इसी को अगर जो आपसे पूछा जाए कि बताइए कौन सा पदार्थ सबसे अधिक निकलता है, आपका आप आंसर हो जाएगा जलवाष्प। क्लियर है बात? दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। इसी में अगर हम लोग बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, ये अमोनिया कंटेंट निकलते हैं। क्लियर है बात? तो ये सारे पदार्थ निकलते हैं। फिर तीसरे नंबर पर क्या है, कौन कौन सी चीजें निकलती हैं, तो इसी में धूल कण निकलते हैं। धूल कण, ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डस्ट ऐश निकलता है। ठीक।
फिर इसी में क्या होता है, कोयला कण निकलते हैं, ठीक, इनको कोल ऐश बोलते हैं। ये सारी चीजें निकलती हैं। क्लियर। अब अगर जो आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा आपको बताया गया जलवाष्प, तो दूसरे सबसे कम कौन सा निकलता है, तो कोल ऐश निकलता है। ये सबसे कम मात्रा में निकलते हैं, मात्रा में निकलते हैं। आपसे पूछा जाए बताइए कि जब उद्गारित ज्वालामुखी से पदार्थ होते हैं कौन सबसे ज्यादा निकलता कौन कम, ये सारे पॉइंट आपको आने चाहिए। क्लियर है। अब देखेंगे यहां पर बात हो रही है, यहां पर धूल कण, किसकी बात हो रही है, धूल कण की बात हो रही है। ठीक, जो ये धूल कण है, ठीक, जब ये धूल कण निकलते हैं और आके जो है प्रेशर के थ्रू फिर गिरते, तो ये धूल कण कितने हो सकते हैं, 0.5 mm से लेकर और 64 mm, इतने ये जो है आपके धूल कण होते हैं। क्लियर। अब देखेंगे जब ये धूल कण अगर जाएं और समुद्र में गिरना शुरू करें, कहां पर, समुद्र में गिरें, तो इनको कह दिया जाता है समुद्री पंख कह देते हैं। क्या कहते हैं, समुद्री पंख कहते हैं। और इनको जो है इंग्लिश में कहा जाता है सी मड। आपको ये बहुत अच्छे से जानना है, क्या कहेंगे, सी मड। आपको ये बस जानना है, जब क्या है ये समुद्र में गिरे, जब समुद्र में गिरेंगे। ठीक, ये पॉइंट आपको जानना है कि जब धूल कण समुद्र में गिरेंगे तो उनको क्या कहेंगे, समुद्री पंख कहते हैं, इंग्लिश में सी मड कहा जाता है। क्लियर है बात। अब अगला देखेंगे, जब ये धूल कण अभी कहां गिरे थे, समुद्र में, अब गिरेंगे थल पर। कहां पर गिरेंगे, थल पर। तो जब थल पर गिरेंगे, थल पर गिरेंगे, तो इसको जैसे वहां समुद्री पंख कहते थे, जब ये थल पर गिरेंगे तो इनको क्या कहा जाएगा, तो इनको कहा जाएगा इग्निम ब्राइट। क्या कहा जाएगा, इग्निम ब्राइट कहेंगे। ठीक, अगर जो देखा जाए न्यूजीलैंड इसका उदाहरण है। न्यूजीलैंड क्या है, वो इन्हीं थल पार्टों का जो है उदाहरण है, इग्निम ब्राइट का। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वो एक ऐसा कॉन्टिनेंट है कि कोई भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। क्लियर है। तो इग्निम ब्राइट, ये जो आपका न्यूजीलैंड है, ये क्या है, इग्निम ब्राइट टाइप का द्वीप है। क्लियर है। इसके बाद जब यही कण, ठीक, अब बात करेंगे धूल कण। अभी तो हम लोगों ने बात किया इनसे, फिर धूल कण की बात करेंगे। धूल कण, अभी तो हम लोग बात कर रहे थे कहां कहां गिरेंगे, क्या क्या बोला जाएगा। अगला पॉइंट इसमें ये आपको जानना है कि जब ये धूल कण 32 mm के हों और फिर ये जाके गिरना शुरू करें, ठीक, तो इनसे जो है अगर हम लोग बात करेंगे तो इनको क्या बोला जाएगा, लिपारी। जब इनका क्या हो जाए, ये जो है 32 mm के होंगे धूलकण, तो उनको क्या बोला जाएगा, लिपारी बोला जाएगा या ब्रेसिया बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, लिपारी बोला जाएगा या ब्रेसिया बोला जाएगा। और ये जो लिपारी द्वीप है इससे निर्मित है, ये कहां पर है, इटली में है, भूमध्य सागर में। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट। चले आगे हम लोग बात करेंगे, इसी में नेक्स्ट देखेंगे आपका जो ये 30 mm की बात की जा रही थी, ठीक, तो अब हम लोग बात करेंगे इसी में। देखिए
इस तरह से क्या है, अभी जब दरार पड़ गई तो इस तरह से क्या बन गई, प्लेट्स। अब ये प्लेट्स क्या होती है, मटेरियल के ऊपर इनकी डिपेंड होती क्वालिटी। कुछ जो है लो डेंसिटी की होंगी, कुछ जो है हाई डेंसिटी की प्लेट होंगी। ठीक, ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, कहीं कोयला ज़्यादा है तो कहीं सिल्वर, सोना, चांदी, ये सारे तत्व पाए जाते हैं धरातल में। तो इनकी वजह से ये क्या है, प्लेटों में डेंसिटी निर्धारित की जाती। तो कुछ लो डेंसिटी की होंगी, कुछ हाई डेंसिटी की प्लेटें होंगी। क्लियर। जब ये प्लेटें क्या होती, मूवमेंट होता है धरती में, तो क्या होती कि जो लो प्लेट है, ठीक, वो क्या होती है, वो हल्की होगी, और हाई प्लेट क्या है, वो क्या है, थोड़ा भारी होगी। लेकिन जब इनमें टकराव होगा तो भारी चीज हमेशा ऊपर रहेगी। ठीक, तो क्या है, भारी चीज ही नीचे वाले को दबाने की कोशिश करेगी। तो मान लीजिए ये आपका लो डेंसिटी की प्लेट्स थी, और इसके ऊपर जो क्या है आपका हाई डेंसिटी की प्लेट्स ने क्या किया, इसको दबा दिया नीचे की, ये हो गई हाई डेंसिटी की प्लेट। जब ये प्लेट आपस में टकराती है तो दबाव के नीचे जब इसको दबाने की कोशिश करती तो यहां पर टकराने से अभिसरण होगा। ठीक, और यहां पर का जो मैग्मा है वो क्या करेगा, पिघलना शुरू, जो सॉलिड मटेरियल है वो लिक्विड फॉर्म में आएगा, दबाव, प्रेशर, टेम्परेचर की वजह से। इसको कहा जाता है बेबी ऑफ जोन। क्या कहा जाता है, बेबी ऑफ जोन कहा जाएगा, बेबी ऑफ जोन कहेंगे। क्लियर है, इस घटना को क्या कहेंगे, बेबी ऑफ जोन कहा जाएगा। जब ये दोनों हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी की प्लेट्स आपस में टकरा जाती हैं या एक दूसरे के ऊपर क्या है अध्यारोपित हो जाती हैं, तो इनको इस जोन में क्या होता है, टेम्परेचर, प्रेशर की वजह से या अभी टकराव की वजह से जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से ये मैग्मा यहाँ पर क्या है, ये जो सॉलिड मटेरियल है वो लिक्विड फॉर्म में। तो इस घटना को बेबी ऑफ जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेबी ऑफ जोन कहते हैं। क्लियर है बात, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपके। अब इसी में हम लोग बात करेंगे, ठीक, चलिए इसमें देखते हैं फिर। अब जो है जो ज्वालामुखी है, इनमें प्रकार बहुत पूछा जाता है आपसे। क्या पूछा जाता है, प्रकार पूछा जाता है। तो ज्वालामुखी क्यों निकलता है, जब क्या है प्लेटें आपस में टकराएंगी, या रेडिएशन के थ्रू क्या है सॉलिड फॉर्म काहे में बदल जाएगा, मटेरियल लिक्विड फॉर्म में, मैग्मा में बदल जाएगा, प्रेशर की वजह से धरातल को तोड़कर बाहर निकलेगा, तो उसको ही ज्वालामुखी कह दिया जाता है। अब प्रकार, तो सबसे पहले यहां पर जो है प्रकार हम पढ़ेंगे उद्गार के आधार पर, उद्गार के आधार पर। ठीक, क्योंकि हम लोग उद्गारित पदार्थ पढ़े कौन कौन से निकलते हैं। तो उद्गार के आधार पर जो है पहला जो है, इसी में जो उद्गारित पदार्थ निकलते हैं तो ये होता है लावा के प्रकार होते हैं, इनके आधार पर क्लासिफाई किया गया। जो उद्गार का आधार है उसमें क्या निकलता है, मैग्मा जब अर्थ सरफेस पर फैल जाता है तो उसको लावा कहते हैं। तो लावा की जो क्वालिटी है उसके आधार पर हम लोगों ने क्लासिफाई करना शुरू कर दिया। सबसे पहले देखेंगे इसमें एक माध्यम आता है, ये है आपका अम्लीय माध्यम वाले। ठीक, क्या है, पहला आपका रहेगा अम्लीय माध्यम, फिर ये है मीडियम, मध्यम हो गए। ठीक, फिर है आपका क्षारीय, क्या हो गया, क्षारीय हो गया। और फिर होता है अल्ट्रा बेसिन। ठीक है, अब देखिए जब यहां पर हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या है, सिलिका,
सिलिका सबसे ज्यादा निकलती है। सबसे आपसे पूछा जाए ज्यादा कहाँ निकलेगी, अम्लीय माध्यम में सिलिका यहाँ पर निकलना शुरू होगा। ठीक, तो ये सबसे अधिक कौन से माध्यम में, लावा के आधार पर सबसे ज्यादा अम्लीय जो है टाइप के ये ज्वालामुखी होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर देखा जाए, जो यहाँ पर अल्ट्रा बेसिन, यहाँ पर सिलिका क्या होती है, सबसे कम निकलती है, सबसे कम निकलती है यहाँ पर। तो ये सबसे कम मात्रा में होते हैं, इस टाइप के ज्वालामुखी बहुत कम पाए जाते हैं। क्लियर। तो सबसे ज्यादा अगर जो लावा के आधार पर या उद्गार के आधार पर आप क्लासिफाई कर रहे हैं तो आप सबसे ज्यादा अम्लीय होंगे, फिर सबसे कम कौन हो जाएंगे, अल्ट्रा बेसिन हो जाएंगे। क्लियर है। अब यहां पर देखेंगे जो है इस उद्गारित के आधार पर जो है लावा तो निकलता है, तो हमने क्लासिफाई कर दिया, लेकिन यहां पर क्या है आपका मेन बेस, अगर जो लावा ना ले और कहे उद्गार, कहे लावा नहीं, अभी बात हो रही किसके, बॉटम की ही बात हो रही, यानी कि लिक्विड सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ गया है और मैग्मा बन गया, अभी बाहर नहीं निकला है, तब क्या कहेंगे। तो आप क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, ठीक, ऐसी कंडीशन में अगर देखा जाए तो आप क्या करेंगे कि ये टर्म हटा देंगे। अभी बात हो रही है बॉटम, यानी कि जो दुर्बलता मंडल है वहां पर जो मैग्मा है उसके आधार पर। तो देखेंगे सबसे पहले इसमें अगर आप देखा जाए कौन कौन से टाइप हैं इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए फ्यूमेरॉल, फ्यूमेरॉल ये एक टाइप है उद्गार के आधार पर अगर देखा जाए तो जो है फ्यूमेराल जो है आपका, इसमें क्या होता है कि गैसें निकलती हैं। अब क्या है, ये धरातल से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो सबसे पहले क्या है, गैसें निकलती हैं, जैसे सल्फर डाई निकलेगी, कार्बन डाई निकलेगी, सीओ निकलेगी, मीथेन कंटेंट निकलेंगे, ये सब। तो जब क्या करें उद्गार शुरू हो और क्या है सबसे पहले उससे गैसें निकलना शुरू करें, तो ऐसे ज्वालामुखी को क्या कहा जाएगा, फ्यूमेरॉल कहा जाएगा। क्लियर, क्या कहा जाएगा, फ्यूमेरॉल कहा जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखेंगे दूसरा नंबर सॉल्फ तारा। सॉल्फ तारा में केवल क्या है, सल्फर निकले, जब गैसों के रूप में ये सब निकलती है। अब क्या है दूसरे नंबर पर जब सल्फर ही निकलती है तो ऐसे ज्वालामुखी को क्या कहा जाएगा, सॉल्फ तारा कहा जाएगा। सल्फर से आप सॉल्फ याद रखेंगे। ठीक, फिर है तीसरा नंबर मुफेटे। मुफेटे टाइप के ज्वालामुखी क्या होते हैं, मुफेटे टाइप के ज्वालामुखी, जब अभी आपको बताया गया था सबसे ज्यादा जलवाष्प निकलती है, जब क्या करे केवल जलवाष्प निकले, जब जलवाष्प निकलती है, ठीक, तो ऐसे को क्या कहा जाता है, मुफेटे कहता है। जिन स्थानों से केवल जलवाष्प निकलना शुरू हो जाए उसको क्या कहेंगे, मुफेटे कहेंगे। क्लियर है। इसके बाद चौथा नंबर कौन सा होता है, गीजर या गेसर। ये गीजर या गेसर क्या होता है, देखिए अगर देखा जाए जब गर्म जल निकलना शुरू हो, जिस जगह से गर्म जल निकलता है केवल मात्र, उसको क्या कहेंगे, गीजर कहेंगे, गेसर कहेंगे। और कैसा जल निकलेगा, गर्म जल निकलेगा, क्योंकि अभिसरण से क्या है अंदर टेम्परेचर बढ़ गया, तो जो वाटर भी है ना वो क्या हो गया, और इसके साथ वही कीचड़ भी निकल रहा है, साथ में वही मड भी निकल रहा है, और जो है
फिर आपका पानी भी निकल रहा है, तो ऐसे को गीजर गेसर कहा जाता है। क्लियर? ठीक। और इसका एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए, ओल्ड फेथफुल, ये पड़ता है यूएसए में। ठीक, इस टाइप का ज्वालामुखी कहां पर है? तो ये ओल्ड फेथफुल यूएसए में पड़ता है। वो जो है ज्वालामुखी का नाम है, ठीक, वो कौन सा है? गीजर या गेसर टाइप का है। क्लियर है? और इसके बाद है 5वां नंबर इसमें गीजराइड। ठीक, इसको पेंट पॉट कहते हैं। पेंट पॉट। गीजराइड क्या होते हैं? देखिए, जो ये है आपका, अब इससे आपको बताया गया कि जैसे सिलिका निकलता है इससे, ठीक, और मड निकलेगा। तो जब इससे क्या है, कीचड़ निकलना शुरू हो जाए, कीचड़ यानी कि मड निकलना शुरू हो जाए, और वो डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि उसमें क्या है, खनिज तत्व भी इंक्लूड हैं, तो वो कलरफुल हो जाएगा। और जब प्रेशर से निकलता है, तो जैसे कोई पेंट वाला होता, आप पेंट लीजिए, ब्रश को डुबाइए, दीवार पर ऐसे फेंक दीजिए, तो देखिए उसमें क्या है, स्पॉट पड़ जाते हैं दीवारों पर, वो डिजाइन बन जाती है। इसी वजह से जब ये प्रेशर से निकलते हैं और ऐसे फैलना शुरू होता है, लावा दूर तक जो है प्रेशर की वजह से फव्वारे टाइप में धरातल के ऊपर गिर जाता है, तो वहां पर क्या है, स्पॉट बन जाते हैं। ऐसा लगता है कि इस धरातल पर चित्रकारी की गई। इसी वजह से इनको गीजराइट कहा जाएगा, पेंट पॉट कहा जाता है। और ये किसकी वजह से है? जब ये आपको मड निकलता है, और इसमें मड में क्या है, सिलिका निकलेगा, सिल्वर निकलेगा। क्या निकलेगा? सिल्वर निकलेगा। ठीक, और आपका क्या है, ये ब्राउन है, व्हाइट है, कई डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में निकलता, इसलिए इनको गीजराइट पेंट पॉट बोला जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अगर जो समझ में आ रही है तो आप तुरंत जो है इसको क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे इसमें। ये तो हो गई, हम लोगों ने बात की थी, ठीक, गीजराइट की, केसर की बात की थी, मुफेटे की बात की है, सोल्फतारा की बात की है, ठीक, और आपको जो है फ्यूमेरॉल की बात की है। अब देखेंगे नेक्स्ट। अब है टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, समय के आधार पर हम लोगों ने जो है क्लासिफाई किया है। समय के आधार पर ज्वालामुखी का टाइप निर्धारित किया है। ठीक, तो समय के आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपका आता है सक्रिय। क्या आएगा? सक्रिय ज्वालामुखी आएगा। सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव। क्या आएगा? एक्टिव वोल्केनो जो है। देखिए इसमें क्या होता है, कंटिन्यू, ठीक, सतत उद्गारित पदार्थ निकलते रहते हैं। ठीक है, मतलब कंटिन्यू। ठीक, भले ही 10 6 7 10 दिन का अंतर ले ले, महीने का अंतर ले ले, या 1 साल का अंतर ले ले, या 6 महीने का अंतर ले ले, किंतु निकलेगा जरूर। ऐसा नहीं कि लॉन्ग टाइम के लिए चला जाए, निकलता जरूर रहता है। ठीक, ठीक, लेकिन ये जो सक्रिय एक्टिव होते हैं, इनमें अगर मान लीजिए उद्गारित पदार्थ नहीं तो गैसें निकलना शुरू होंगी, गैसें नहीं तो कभी पानी निकल रहा है। ये सारी चीजें हमेशा सतत कंटिन्यू चलता रहता है, इस वजह से हम इनको एक्टिव कह देते हैं, सक्रिय कह देते हैं। क्लियर? अब अगर जो आपसे इसमें पूछा जाए कि कौन कौन से सक्रिय हैं, तो हम लोग अगर देखा जाए, एक है किलायु, एग्जाम्पल के तौर पर मौना लोवा। ठीक, किलायु हो गया, मौना लोवा हो गया, फिर इसी में आपका रेनियर हो गया, शास्ता हो गया। देखिए ये जो दोनों हैं, ये आपका हवाई द्वीप पर है। कहाँ है? हवाई द्वीप है। और ये हवाई द्वीप है कहाँ? प्रशांत
सागर में। कहां पर है? प्रशांत महासागर में ये स्थित है और वहां पर ये दोनों हैं। क्या है? ये दोनों हवाई द्वीप पर स्थित हैं। किलायु के बारे में एक आपको ये जानना है कि विश्व का सबसे सक्रिय, विश्व का सबसे सक्रिय, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा किलायु। ठीक, क्या हो जाएगा? किलायु। ठीक, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो रेनियर और ये शास्ता हैं, ये आपका पड़ता है अलास्का। कहां पर पड़ेगा? अलास्का में ये पाए जाते हैं। ठीक, और इनसे अगर हम लोग देखें तो हमेशा क्या है? धुआं निकलता रहता है। इनसे क्या है? धुआं निकलता रहता है। धुआं निकलता रहता है। ठीक, क्या रहता है? धुआं निकलता रहता है इनसे, और इसी वजह से इनको कटिमई कहते हैं। जिनसे सतत धुआं निकलता रहता है उनको क्या बोला जाता है? इसलिए इनको कटिमई पर्वत भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कटमई भी कहा जाता है। क्लियर? अब जब इनसे धुआं निकला जाएगा तो यहीं से एक नदी निकलती है। ठीक, आप जब पढ़ेंगे वहां पर यूकाटन नदी, ठीक, वो जाके अलास्का में होते हुए अलास्का उसमें गिरती है प्रशांत महासागर में। तो वहां पर इस टाइप के पहाड़ जब पाए जाएंगे, पर्वत ज्वालामुखी, तो जब धुआं निकलेंगे तो सब धुआं धुआं ही फैल, इसी वजह से उसको क्या है? 10,000 धुआंरों की नदी घाटी के नाम से यूकाटन को जाना जाता है। ठीक, यूकान नदी को, सॉरी। तो यूकान नदी को 10,000 नदी घाटी के नाम से जाना जाता है, और वो किसकी वजह से? इन्हीं कटिमई पर्वत की वजह से। इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है? इसके बाद नेक्स्ट है कोलिमा। ठीक, कोलिमा। तो जो कोलिमा है ये मैक्सिको में है। कहां पर है? मैक्सिको में स्थित है। कोलिमा कहां पर स्थित है? मैक्सिको में स्थित है। क्लियर? और ये जो हम सारी बात कर रहे थे, ये कहां की बात कर रहे थे? उत्तरी अमेरिका में आते हैं। किसके अधीन आते हैं? उत्तरी अमेरिका में ये सब आते हैं। और मौना लोआ इनको छोड़ दो, दोनों तो जो ये रेनियर और शास्ता हैं ये किसमें आएंगे? रॉकी पर्वतमाला। किसमें है ये? रॉकी पर्वतमाला में है स्थित। रॉकी पर्वतमाला में। तो जिस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछे, आप उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से, तो रेनियर और कोलिमा जो है ये किसमें है? रॉकी पर्वतमाला में स्थित है दोनों, इसीलिए आपको चीज बता दी गई है। और जो ये आपका रेनियर शास्ता, इनसे धुआं निकलता रहता है, तो इनको कटमई पर्वत के नाम से भी क्या है? जाना जाता है। क्लियर है? कहाँ स्थित है? अलास्का में। चले आगे बात करते हैं इसी में। अब आगे देखते हैं इसमें। देखिए नेक्स्ट है इसमें, जो अगर हम लोग बात करें तो आपको बताया गया किलायु, मौना लोआ, रेनियर, शास्ता और कोलिमा। अब आएंगे जो है कहां पर? दक्षिण अमेरिका की तरफ चलेंगे। इसमें देखेंगे कौन कौन से हैं। तो पहला है कोटोपैक्सी। क्या है? कोटोपैक्सी है। ये कहां पर है? तो इक्वाडोर में है। कहां पर है? इक्वाडोर देश में ये स्थित है। किस पर्वतमाला में है? तो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। ठीक, और कहाँ किस कॉन्टिनेंट में है? तो दक्षिणी अमेरिका में है। ये सारे बात आपको जानना जरूरी है। ठीक, इसके बाद अगर जो कोटोपैक्सी के बारे में आपको पॉइंट ये समझना है कि जो है एक क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? ठीक, विश्व का सबसे
ऊंचा ज्वालामुखी। ठीक, और किस टाइप का ज्वालामुखी है? तो सक्रिय है। किस टाइप का है? तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी आपसे पूछ ले तो आपका नाम किसका आप लेंगे? कोटोपैक्सी का। अगला है ओजस डेल सलाडो। ठीक, यह भी दक्षिणी अमेरिका में है, एंडीज पर्वतमाला में है। ठीक, कहां है? दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, ये आपको जानना है। फिर कहां पर है? तो किस पर्वतमाला में है? तो एंडीज पर्वतमाला में है, ये भी आपको जानना है। और फिर अगर देखा जाए ये कहां पर है, तो ये चिली और प्लस, ठीक, अर्जेंटीना की सीमा बनाता है। कहां पर है? चिली और प्लस क्या है? अर्जेंटीना की जो है सीमा पर स्थित है। और अगला पॉइंट इसमें आपको यह जानना है कि विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी। क्लियर है? तो ये सारे फैक्ट आपको जानना है, पेपर में खूब पूछा जाएगा। किस तरह से पूछा जाएगा, उन सारे फैक्ट्स पर हमने बात कर ली है। क्लियर? अब आगे हम लोग इसी में बात करेंगे। ओजस डेल सलाडो के बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट यहां पर, तो फिर आएंगे हम लोग अगला है बैरन। ये बैरन कहां पर है? तो जो बैरन ये है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार ये में स्थित है। अंडमान निकोबार, ठीक, इंडिया में। तो अपने यहां भारत में कौन सा एक जो है ज्वालामुखी सक्रिय है? उसका नाम बैरन है। अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप पड़ता है, उसी द्वीप पर ये स्थित है। और इसके बारे में आपको जानना ये है, ठीक, अगर जो ये आपका, ठीक, हम लोग छोड़ दे इंडोनेशिया को और छोड़ दे किसको? जापान को, तो एशिया में भी कोई सक्रिय नहीं होता ज्वालामुखी। लेकिन हम सारी बात करेंगे तो ये आपको जानना है दक्षिण एशिया का, क्या है? दक्षिण एशिया का एकमात्र ज्वालामुखी पर्वत, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत, ये आपको जानना है। सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत, ये आपको बहुत अच्छे से जानना है। दक्षिण एशिया का एक मात्र, ठीक। और अगर हम लोग बात कर दें इसी में, ठीक, तो हिंद महासागर का भी कह सकते हैं। हिंद महासागर में भी ये स्थित एक मात्र है। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। तो ये जो हमने बात की सब सक्रिय ज्वालामुखी में, बैरन की, ओजस डेल सलाडो की, कोटोपैक्सी की, कोलिमा की, रेनियर शास्ता, मौना लोआ और आपका किलायू। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसी में हम लोग देखेंगे समय के आधार पर। दूसरा हम लोग बात करेंगे सुसुप्त, डॉर्मी डोरमेनेंट, ठीक, सुसुप्त ज्वालामुखी की बात करेंगे। डोरमिनेंट के बारे में जानेंगे। सुसुप्त, इनमें यह रहता है कि जो ये सुसुप्त होते हैं इनमें उद्गार होगा, फिर ये क्या हैगा, लॉन्ग टाइम ले लेगा,
फिर उद्गार हो जाएगा, फिर जो है रुक जाएगा, फिर उद्गार होगा, यानी रुक रुक कर इसमें उद्गार होता रहता, सतत नहीं होता है। ठीक, तो क्या है, रुक रुक कर उद्गार होता है, सतत नहीं होता, कंटिन्यू नहीं होता, इसीलिए इनको सुसुप्त कहते हैं। ठीक, अब इसमें अगर जो हम लोग बात करें तो आपका आता है विषु बीएस। एग्जाम्पल के तौर पर अगर जो हम लोग बात करें विषु बीएस की बात करेंगे, ये है कहाँ विषु बीएस, तो इटली में है। ठीक, और चूंकि इटली का मोस्टली पार्ट क्या है, उसको तीन तरफ से किसने कवर कर रखा है, जो है मेडिटेरियन सी ने, तो इसी वजह से अगर जो इटली ना होके ऑप्शन में भूमध्य सागर में भी स्थित दिखा दे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, तो ये कहां पर है, इटली में है। ठीक, हाँ, एक बात और हम बता देना चाहेंगे, बैरन के बाद अगर जो हम लोग यूरोप की भी बात करें तो इसी में सकरी में आपका आता है स्ट्राम्बोली। क्या आएगा, स्ट्राम्बोली। ठीक, क्या आएगा आपका, स्ट्राम्बोली। जो ये स्ट्राम्बोली है ये भी कहाँ स्थित है, इटली में ही है। कहां पर है, इटली में। कहाँ स्थित है, इटली में। और इटली ना ऑप्शन में होके अगर जो आपका भूमध्य सागर दे रखा हो तो आप क्या करेंगे, भूमध्य सागर टिक करेंगे। क्लियर है, तो भूमध्य सागर में ये स्थित है और इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो ये भी एक सक्री में है। और इसके बाद एक आपका और है, सक्री में बात किया जाए फिर हम लोग बात करेंगे सुसुप्त की, एटना की। ये भी सिसिली द्वीप पर है। कहां पर है, सिसिली द्वीप पर है, इटली। ठीक है, कहां पर है, एटना, ये भी इटली में है, सिसिली द्वीप पर है। चलिए बात करते हैं हम लोग, इसी में बात चल रही थी सुसुप्त की। तो जो विसुवियस है, ठीक, ये कहां पर है, इटली में है और भूमध्य सागर आप कह सकते हैं। ठीक, और इसके बाद जो है हम लोग, दूसरा नंबर है नारकोंदम। नारकोंदम, जो ये नारकोंदम है ये कहां पर है, तो ये है आपका अंडमान निकोबार। ठीक, भारत। इसके बारे में भी आप एक पॉइंट ये लिख सकते हैं। ठीक, नारकोंदम में ये भी कहां है, दक्षिण एशिया में स्थित है। ठीक, तो ये भी आपको पॉइंट जानना जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे क्राकाटोवा। क्राकाटोवा, जो ये क्राकाटोवा है ये है आपका इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में है। तो क्राकाटोवा कहां पर है आपका, इंडोनेशिया में है। इसके बाद मेन, ये कहां पर है, फिलीपींस में है, फिलीपींस में है, प्रशांत महासागर। फिलीपींस, प्रशांत महासागर। ठीक, और फिर है आपका
फ्यूजियामा, ये कहां पर है? जापान में है। क्लियर है? तो इतने जो हम लोगों ने नोट किया, विसुवियस, नारकोंदम, क्राकाटोवा, म्याना और फ्यूजियामा, ये सब कहां पर है? ठीक, मेयन या म्याना लिखा मिलता, वो बात एक ही है। ठीक, तो ये आपका जो है सारे कैसे हो गए? सुसुप्त हो गए। चलिए हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे इसमें टॉपिक क्या है आपका, कैसे क्वेश्चन बनता है। अभी हम लोग समय के आधार पर दो जान चुके, अब आपका आता है, इसको कहेंगे मृत या शांत, डेड या साइलेंट बोलेंगे। मतलब है कि जो ये जिस टाइप के ज्वालामुखी हैं, इनमें कभी उद्गार एक बार हुआ, इसके बाद भविष्य में होने की ना तो संभावना ना तो होता है। ठीक, तो ऐसे को क्या है, तो इसमें है बस मात्र एक बार उद्गार के बाद कभी भी उद्गार नहीं होता है या ना हो, तो ऐसे को क्या कहेंगे? डेड। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे बढ़िया है आपका एग्जाम्पल, ये तंजानिया में स्थित है। कहां पर है? तंजानिया। और ये तंजानिया कहां की बात हो रही है? अफ्रीका की। और यहां पर एक पड़ता है आपका किलिमंजारो पर्वत, किलिमंजारो पर्वत, ये है आपका। तो किलिमंजारो कैसा है? डेड है। क्लियर है बात? इतनी बात आपको समझ में आ रही है? फिर आगे देखेंगे, दूसरे नंबर पर हम लोग अगर जो बात चलें तो आता है कोहे सुल्तान। क्या आएगा? कोहे सुल्तान। ठीक, तीसरा है देवबंद, देवबंद, ये दोनों हैं ईरान में स्थित, ईरान में स्थित हैं। तो देवबंद और कोहे कैसे हैं? डेड हैं। कहां पर स्थित हैं? ईरान, यानी एशिया कॉन्टिनेंट आप कह सकते हैं। क्लियर है? फिर इसके बाद चौथे नंबर पर होगा माउंट पोपा। माउंट पोपा ये कहां है? म्यांमार में है स्थित माउंट पोपा। कहां पर है? माउंट पोपा। इसके बाद 5 नंबर पे एकांका गुआ। एकांका गुआ के बारे में यह जानना है, जो एकांका गुआ है ये एंडीज पर्वतमाला में है। पहली बात, एंडीज पर्वतमाला में। दूसरा इसमें पॉइंट आपको जानना है कि जो ये है दक्षिण अमेरिका में है, कॉन्टिनेंट में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। ये आपको पॉइंट जानना है। इसके बाद यह जो है चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। चिली प्लस क्या है? अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। ठीक, और विश्व का अगला पॉइंट आपको इसमें जानना है, विश्व का सबसे ठीक ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। और एकांका गुआ एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी भी है। किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची क्या है? चोटी है। ये पॉइंट आपको जानना है।
और फिर लास्ट में हम लोग इसी में एक और जानेंगे 6 नंबर पर टिटिकाका। क्या बोलेंगे? टिटिकाका। जो टिटिकाका है ये भी क्या है? ये बोल्विया, एंडीज पर्वतमाला में दक्षिण अमेरिका में बोल्विया, ठीक कहां पर है? बोल्विया में स्थित, बोल्विया और पेरू की सीमा पर स्थित है और विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील। ठीक, ये है आपको किसके बारे में? ये सारे फैक्ट आपको जानने थे टिटकार। तो हम लोगों ने समय के आधार पर बात की है। अब आगे आएंगे, इसी में देखेंगे नेक्स्ट आपका आता है यहां पर। अगर देखा जाए हम लोगों ने अभी तक जो भी चीजें पढ़ी वो देख लेंगे कहां कहां पर क्या क्या चीजें हैं। ठीक, देखेंगे इसी में आपको ये हवाई द्वीप है, यहां पर आपको बताया गया मौना लोवा। ठीक, फिर आपको बताया गया यहां पर मौना लोवा के बाद हवाई द्वीप पर किलायू। ठीक, यहां पर जो है आपका मैक्सिको में बताया गया कोलिमा। इसके बाद ये आपका इक्वाडोर, यहां पर बताया गया कोटोपैक्सी। और एक और याद रखेंगे, चिम्बा राजो भी यहां कोटापैक्सी में है। चिम्बा राजो ये भी जो है यहां पर। इसके बाद यहां पर आएंगे बोल्विया में, यहां पर ये है आपका टिटिकाका। ठीक, इसके बाद आएंगे यहां पर, ये आपका है एकांकागुआ। ठीक, और फिर है यहां पर ओजस डेल सलाडो। ये आपको मैप पर बताया गया था। मौना लोवा और किलायू ये हवाई द्वीप पर हैं। मैक्सिको में आपका आएगा कोलिमा हो जाएगा, कोटोपैसी इक्वाडोर में, चिम्बा राजो ये आपका इक्वाडोर में, पेरू और ब्राजील उसमें बोल्विया की सीमा रेखा पर जो है टिटिकाका, और फिर है चिली और अर्जेंटीना पर ओजस डेल सलाडो, और एकांका गुआ भी आपका चिली और अर्जेंटीना की सीमा रेखा पर है। ये जो है यहाँ पर ये पूरी एंडीज पर्वतमाला है इस तरह से, यहाँ पर ये आपका रॉकी पर्वतमाला है इस तरह से। यहीं पर अगर जो हम अलास्का में आएंगे तो यहीं पर आपका पड़ता है रेनियर और दूसरा पड़ता है शास्ता। तो ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के हम लोगों ने पर्वतों के बारे में बात की। अब नेक्स्ट इसी में देखेंगे आपका जो आता है ये है, हम लोगों ने बात की। फिर यहां पर आएंगे, ये तंजानिया है। ठीक, और तंजानिया में यहां पर है किलिमंजारो। किलिमंजारो, किलिमंजारो ये तंजानिया में है। अगर हम लोग बात करें इसी में देखेंगे, ये आपका ईरान है। ईरान में दो हैं आपका, एक है कोहे सुल्तान, ठीक, और दूसरा है आपका देवबंद। देवबंद, ठीक। इसके बाद अगर जो हम लोग यहाँ यूरोप में बात करें तो ये इटली है। यहाँ पर देखिए ये आपका इटली में आपका विसुबियस, एटना, स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली, ये तो विसुबियस हो गया, एटना हो गया, स्ट्राम्बोली हो गया। ये कहाँ के हैं? जो है आपका इटली के हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसी में नेक्स्ट आएंगे तो वो है आपका इंडिया में। देखिए ये यहां पर ये अंडमान निकोबार है,
तो यहां पर दो हैं, एक आपका है बैरन और दूसरा है नारकोंदम। ठीक, ये आपका, ठीक, इसके बाद ये आपका जापान है, फ्यूजियामा। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग बात करें, ठीक, तो फ्यूजियामा, बैरन, नारकोंदम, और ये जो आपका इंडोनेशिया है, ठीक, इंडोनेशिया, यहां पर है क्राका टोवा। अब इधर आपको बताए गए थे यहां पर कि ये क्या है, रेनियर था अलास्का में, यहां पर आपका शास्ता था अलास्का में, यहां पर ये देखिए हवाई द्वीप पड़ता है, यहां पर इस हवाई द्वीप पर अगर हम लोग बात करें तो आपका मौना लोवा था, मौना लोवा। इसके बाद यहीं पर अगर हम लोग बात करें तो आपको किलायू बताया गया हवाई द्वीप पर। फिर ये आपको मैक्सिको में बताया गया था कोलिमा, आपको इक्वाडोर में बताया गया था कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी। फिर यही इक्वाडोर में बताया गया आपको चिम्बाराजो, चिम्बाराजो। फिर आपको बताया गया था यहाँ पर टिटिकाका, बोल्बिया और जो है पेरू। फिर चिली और उस पर ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो, और फिर है आपका एकांका गुआ। ये सारे पॉइंट आपको इसलिए फिर से बताए गए। अब देखिए ये प्रशांत महासागर है, तो हम लोग अगर इसको उठाएं तो देखेंगे ये एक सर्किल बन रहा है। ठीक, इसी वजह से प्रशांत महासागर की जो बाउंड्री है इसके चारों तरफ क्या है, देखिए सब आपको पर्वत दिख रहे हैं, ज्वालामुखी। इसी वजह से जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर की परिधि, परिधि को आग का छल्ला या वलय या रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। क्लियर है? तो ये का कारण था, समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए हम लोग बात करेंगे इसी में, नेक्स्ट देखेंगे। अभी हम लोगों ने समय के आधार पर सारे पर्वतों के बारे में पढ़ा ज्वालामुखी। अब देखेंगे यहां पर फिर आता है जो दो तरह से फिर क्लासिफाई किया गया है ज्वालामुखी पर्वतों को, स्थल के आकार पर ये आप कहेंगे ज्वालामुखी को। तो जो आप स्थल पर के आधार पर चलेंगे, स्थल पर, तो एक होता है आपका अंतः स्थली और दूसरा है आपका बाह्य स्थली। ये दो तरह के हैं, ठीक है। यह है आपका इंट्रूसिव और ये है एक्सट्रूसिव। टू टाइप के वोल्केनो हम लोगों ने यहां बात की अकॉर्डिंग टू जो है लिथोस्फीयर के। ठीक, चले बात करेंगे इसी में, जो अंतः की बात करेंगे यहां पर कौन कौन से अंतः आते हैं। देखिए इसमें आता है पहला अंतः में अगर हम लोग चलेंगे, पैथोलिथ आता है। ये जब बोरवेल होता है या खुदाई होती है वहां पर इस तरह के स्ट्रक्चर मिलते हैं तो उनको कहते हैं। ठीक, तो यहां आपको बैथोलिथ कैसे कहेंगे, आपको यह जानना है कि जमीन के अंदर, जमीन के अंदर,
ठीक, कैसी संरचना पाई जाए, गुंबदाकार। ठीक, कैसी पाई जाएगी संरचना, गुंबदाकार, इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा, तो इसको हम लोग कहेंगे बैथोलिथ कहेंगे। क्लियर है, क्या कहेंगे, बैथोलिथ। इसके बाद डाइक। ठीक, जमीन के अंदर वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर संरचना पाई जाए तो उसको क्या है, क्या कहेंगे, डाइक। कोई संरचना इस तरह से है और ये जो है आपका वर्टिकल स्ट्रक्चर है और इस, ठीक इस तरह से संरचना है, तो इसको क्या कहा जाएगा, जो है डाइक कहेंगे। क्लियर है। इसके बाद फिर आता है सिल। सिल क्या होता है, सिल को जानने की जरूरत है। तो जो सिल होता है जमीन के अंदर, अभी आपने क्या पढ़ा, जमीन के अंदर ये ऊर्ध्वाधर थी, इसको कह देंगे क्षैतिज संरचना। ठीक, और इस तरह से, तो इसको क्या कहा जाएगा, सिल कहा जाएगा। ठीक, क्या कहा जाएगा, सिल कह दिया जाएगा। जमीन के अंदर इस तरह से क्षैतिज स्ट्रक्चर मिल जाए कहीं पर, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कह देंगे, सिल कह देंगे। क्लियर है बात। चले आगे हम लोग इसी में बात करेंगे। सिल के बाद आएगा पैकोलिथ। पैको का मतलब है फेंक दो। किसी, हम लोग मजाक मजाक में नहीं करते, आजकल प्लास्टिक वाले वो आते हैं, सांप आते, छिपकली आते, किसी को पकड़ाओ तुरंत वो फेंक देता है डर के मारे। तो फैकोलिथ का मतलब है फेंक देना। तो ये क्या है कि जमीन के अंदर कैसी संरचना हो जाएगी, सर्पाकार संरचना। ठीक, इस तरह से, ठीक कैसी संरचना पाई जाए, इस तरह से पाई जाए संरचना, तो इस संरचना को कह दिया जाता है फैकोलिथ कहेंगे। समझ पा रहे हैं ना। इसके बाद लैपोलिथ। लैप माने गोद होती है। तो यहां पर आपको ये जानना, जमीन के अंदर कैसी संरचना हो, अर्धचंद्राकार। ठीक, कैसी होगी, अर्धचंद्राकार संरचना होगी। ठीक, तो इस तरह से है, तो इसको क्या कह दिया जाएगा, अर्धचंद्राकार संरचना होगी। लैपोलिथ, जैसे किसी को होल्ड कर रखा हो, इसी वजह से। ठीक, इसके बाद लास्ट में आती है एक संरचना जो बहुत ही गहराई में पाई जाती है, उसको कहते हैं लोकोलिथ। क्या कहेंगे, लोकोलिथ कहेंगे। जमीन के अंदर वो थी अर्धचंद्राकार संरचना, ये थी चापनुमा संरचना। कैसी होगी, चापनुमा संरचना होगी। ठीक, तो उसको क्या कहेंगे, जैसे इस तरह से चॉप स्टिक होते हैं, खींचे जाते हैं इस तरह से, तो चापनुमा संरचना क्या कहलाएगी, लोकोलिथ। ये सबसे गहराई में होते हैं और ये क्या है, सबसे टॉप पर है। क्लियर, ये सबसे ऊपर है और जो ये आपका है, ये सबसे क्या है, लोकोलिथ क्या है, बॉटम में पाई जाती है, बहुत गहराई में। क्लियर है। चलिए, हम लोगों ने ये आपको संरचनाएं कुछ बताई हैं, आगे इसी में देखेंगे। लोकोलिथ के बाद अगर हम लोग आएंगे तो देखेंगे और कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं। तो आपको एक संरचना और आए, जब वाह स्थल की तरफ चलेंगे। अभी हम लोग चल रहे थे अंतः स्थल पर, अब चलेंगे वाह स्थल की तरफ। ठीक, वाह स्थली संरचना पर बात करेंगे। अब अभी तो जमीन के अंदर ये स्ट्रक्चर थे, अब बाहर आएंगे, देखेंगे। पहला एक होता है शंकु। शंकु क्या होते हैं, कोन। ये पाइप होती है,
वल्केनो की। इसके बाद क्या है, इससे ज्वालामुखी लावा निकला, जमीन पर आया, ज्वालामुखी लावा आया, जमीन पर आया, फिर इससे निकला, फिर जमीन पर आया, फिर जमीन पर आया, इस तरह से। और ये एक संरचना कैसे इस तरह से बनती चली गई, बिल्कुल कोन नुमा ऊपर की तरफ, ये जो है संरचना, तो इसी को हम लोगों ने क्या कह दिया, शंकु कह दिया। तो जो है शंकु क्या है, ये महाद्वीपों पर पाई जाती है, यानी महाद्वीपों के ऊपर जब ज्वालामुखी पर्वतों से उद्गार होता रहता, धीरे धीरे उसकी हाइट इस तरह से बढ़ती चली जाती है, मतलब उद्गार की वजह से इस तरह से, तो पूरा एक स्ट्रक्चर शंकु टाइप का बन जाता है, इस तरह से कोन का। तो हम लोग इसको क्या कह देते हैं, इस संरचना को कोन कह देते हैं। क्लियर है। फिर है दूसरा संरचना आती है परजीवी शंकु। परजीवी शंकु क्या होता है ये देखेंगे, परजीवी शंकु, ठीक, पैरासाइट कोन बोलते हैं, पैरासाइट कोन बोला जाता है। ये क्या होता है, देखिए इसमें होता ये है कि जो एक संरचना है इस तरह से, टाइप, एक ज्वालामुखी पर्वत है, पैरासाइट में क्या रहता है कि पता लगा कि ये वाला आपका क्या है, मेन छेद, जब यहां से मैग्मा निकल गया, धीरे 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 ये हवा के संपर्क में सूख गया, जो अंदर मटेरियल था वो हो गया आपका जो है ये होल, ये ब्लॉक हो गया। इस ब्लॉक की वजह से इसने क्या किया, प्रेशर से दूसरी जगह से निकलना शुरू हो गया इस तरह से, ठीक। तो यहां पर क्या है, ये जब निकलना शुरू हो गया, धीरे 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 इन स्ट्रक्चर के ऊपर भी ऐसे मैग्मा निकलता रहा और ऐसे कोन बनते चले गए, ठीक, कैसे, ऐसे इस तरह से कोन बन गए यहां पर मैग्मा, इन्हीं को कहते हैं परजीवी, ठीक। क्या कहते हैं, परजीवी कहा जाता है शंकु, पैरासाइट कोन बोलते हैं। फिर देखेंगे ज्वालामुखी पठार, वल्केनो प्लेट्यू, ज्वालामुखी पठार, ये क्या होता है ज्वालामुखी पठार, देखिए इसमें यह होता है कि इस तरह से मैग्मा है, जब ये निकलता है मैग्मा, ठीक, तो ये धरातल पर पहुंचेगा, कहां पर है पहुंचेगा, मैदान में ये पहुंचेगा, धीरे 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 ये क्या करते हैं, मैग्मा यहां पर फैलेगा, सूखेगा, चटक जाएगा, इस तरह से सूख जाएगा, और ये धरातल जो है धीरे धीरे ऊंचा होता जाएगा, इसी को बोलेंगे पठार। तो इसको क्या बोल देंगे, जो है वल्केनो बोल देंगे, प्लेट्यू बोल देंगे, पठार बोल देंगे। क्लियर है बात। इसके बाद आगे आता है, इसी में स्ट्रक्चर वाह में ज्वालामुखी ट्रैप, ज्वालामुखी ट्रैप, ट्रैप का मतलब होता है फंसाना किसी चीज को। मान लीजिए कोई इस तरह से ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक, और वो मैदान में क्या है, इस तरह से फिर मैदान है, ये मैदान है, यहां से मैग्मा निकला और इस तरह से क्या है, पूरे इस मैदान में फैल गया, कुछ दिन उद्गार नहीं हुआ, तो यहां पर क्या है, पेड़ पौधे उगाए, यहां पर क्या हो गया, ग्रो कर गए, पेड़ पौधे ग्रो कर गए इस तरह से। फिर कुछ समय के बाद उद्गार हुआ और इसके ऊपर मैदानों में फिर से इस तरह से क्या, तो पेड़ पौधे क्या हो गए, दब गए इसी के बीच में। फिर कुछ दिन उद्गार नहीं हुआ, फिर पेड़ पौधे इस पर उग गए, ठीक, फिर क्या है, इस पर पेड़ पौधे उग गए इस तरह से। जब इस पर फिर उद्गार हुआ और इस तरह से क्या है, फिर ये दब गया। तो इस तरह से देखिए क्या बनती है, अवसादी, जो आपको पता है कि परतदार जो चट्टाने बताई गई थी वो, तो वो ऐसे देखिए एक लेयर बाई एक लेयर, एक लेयर थी, फिर पेड़ पौधे, फिर पेड़ पौधे दब गई तो दूसरी लेयर, फिर पेड़ पौधे दबे तो तीसरी लेयर, इस तरह से बनती चली गई। तो हम लोग ऐसे को कहेंगे जो है आपका क्या, ज्वालामुखी ट्रैप कहेंगे। और जैसे हमारे यहाँ क्या है, दक्कन ट्रैप है, आप लोग भारत में क्या है, दक्कन ट्रैप इसका क्या है, एग्जाम्पल है। क्लियर है बात। चलिए आगे बात करेंगे इसी में।
देखेंगे नेक्स्ट यहां पर बात करेंगे। अभी बात किसकी चल रही थी, यहां पर ट्राइब की बात चल रही थी। अब यहां पर एक आएंगे ज्वालामुखी गर्त। ज्वालामुखी जो गर्त होती है, जब यहां से लावा निकलता है, धीरे धीरे इस पाइप का साइज बढ़ने लगता है, ज्यादा प्रेशर की वजह से बहुत ज्यादा निकल गया, सब मटेरियल एक खाली हो गया। और ये क्या हो गया, प्रेशर की वजह से इस तरह से क्या है, पूरा मटेरियल बह गया। धीरे धीरे यहाँ पर क्या है, ये बढ़ना शुरू हुआ। यहाँ पर एक गड्ढा बन गया, एक खाई नुमा स्ट्रक्चर इस तरह से दिखने लगा हमको। ये ज्वालामुखी के ऊपर क्या है, इस तरह से एक गड्ढा दिखने लगा, खाई नुमा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वालामुखी गर्त कहते हैं। क्लियर। अब हम लोग इसी में देखेंगे कि जब कोई इस तरह से ज्वालामुखी पर्वत है और इसके ऊपर जब यहां से ये डाइक्स निकलती हैं, तो इनके ऊपर भी क्या है, थल पार्ट पर इस तरह से क्या है, और ज्वालामुखी पर्वत निकले। एक पर्वत है पूरा बड़ा स्ट्रक्चर का, उसके ऊपर छोटे छोटे ज्वालामुखी पर्वत और निकल के उद्गार करें, तो ऐसे को मार कहा जाता है। ये इस टाइप को क्या कहा जाता है, मार कहा जाता है। क्लियर है बात। इसके बाद तो हम लोगों ने इसमें ज्वालामुखी गर्त में पहला मार जाना, दूसरा इसमें आपको जानना है क्रेटर। क्या जानना है, क्रेटर क्या होता है। जब कोई ज्वालामुखी पर्वत है इस तरह से, और यहां से जब उद्गार हो गया, ये पाइप है और उद्गार हो गया, धीरे धीरे क्या हो गया, इस उद्गार में एक ये आ गया कि यहां पर स्थान हो गया खाली। क्या हो गया, इस तरह से, और एक गड्ढा बन गया इस तरह से। क्या है, तो यहां पर अगर जो हम लोग बात करेंगे, इस तरह से एक गड्ढा बन गया, ठीक, और ये हवा के संपर्क में ये सूख गया। तो ऐसे गड्ढे को क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इस जो है गर्त या गड्ढे को क्या कहेंगे, जो है क्रेटर कहेंगे। इसके बाद आता है, इसी में एक स्ट्रक्चर बनता है कोल्डेरा। जब ये गड्ढा सूख जाता, बारिश होगी और इसमें बारिश का पानी भर जाएगा, तो क्या है, कोल्डेरा कहलाएंगे। जो जो टिटिकाका है वो एक क्रेटर है, गड्ढा है, और उसी में ये पानी भर गया है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, कोल्डेरा हो जाएगा। और फिर नंबर जो 4 है स्थली में स्ट्रक्चर, उसको कहा जाता है सिंडर। क्या कहते हैं, सिंडर कहते हैं। ये भी आपको जानना है, सिंडर क्या होता है, ये जानेंगे सिंडर के बारे में। तो देखेंगे मार, और इसमें इस सिंडर क्या होता है। सिंडर ये होता है जब ये धरातल के ऊपर ऐसे लावा बहेगा, चटक जाएगा, तो इस तरह से ये टुकड़ों टुकड़ों के रूप में दिखेगा, इनको सिंडर कहेंगे। क्या कहेंगे, सिंडर कहेंगे। जब ये चटक कर ऐसे टुकड़ों के रूप में ये कोई है दिखने लगे, तो इसको सिंडर कहा जाएगा। क्लियर। चले आगे हम लोग बात करेंगे इसी में। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ये आपका नेक्स्ट है, हम लोग अभी बात कर रहे थे, अब है महासागरी कटक के बारे में। महासागरी कटक, ओशियन रिज के बारे में। ओशियन रिज क्या होती हैं, देखिए जब ऐसे दरार पड़ी पहले दबाव की वजह से, और फिर इस दबाव से मैग्मा इस तरह से क्या है, निकल आया, ठीक, इस तरह से मैग्मा निकल गया। तो यहां पर, और जैसे पानी में निकलेगा तो तुरंत सूख जा, वो ठंडा हो जाएगा। तो ऐसे ऊंचे ऊंचे ऐसे स्ट्रक्चर बने, जैसे हम लोग बिल्डिंग करते हैं, और इस तरह से क्या है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इनको रिज कहा जाता है, ठीक। क्या कहेंगे, रिज कहेंगे, ठीक। और ये जो है रिजे क्या होती है, दबाव की वजह से बढ़ती रहती हैं, ठीक, तो इनको कटक कहा जाता है, मिड ओशियन रिज कहा जाता है। ये दो समुद्र होते हैं, उनके बीच में जब बहुत लंबी लंबी दरारें बन जाती हैं प्रेशर की वजह से, और ये मैग्मा बाहर निकल निकल के साइड में क्या है, जमा होना शुरू हो जाए, तो इनको ही क्या है, रिज कहते हैं।
और इसके बाद में इसी में आता है मेडियन वैली, एक टर्म। मेडियन वैली क्या होता है? मेडियन वैली ये होता है जो ये रिजों के पास है, जब पर्वतनुमा संरचना बन गई, धीरे धीरे ये ऊंचे हो गए, ये और उसके ऊपर निकला, ये ऊंचे हो गए, फिर इस तरह से स्ट्रक्चर ऊंचे हो गए, इस तरह से ऊंचे हो गए, और ये कोई रिज थी इस तरह। तो जो ये घाटी बन गई हैं इनमें ऊंचाई की वजह से, इन्हीं को हम लोग क्या है मेडियन वैली बोलते हैं, क्योंकि दो सागरों के बीच में ये मिड में एक लाइन दरार लंबी पड़ गई, प्लेट्स पड़ गई, पानी भरा है सागर के बीच में, तो हम उसको रिज बोल दिए। उसके किनारे जब मैग्मा ऐसे ठंडा हो गया तो ये ऊंचे ऊंचे टीले नुमा स्ट्रक्चर बन गए पहाड़, और इनके बीच में जो ये घाटी बनी उन्हीं को मेडियन वैली कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ रही होगी। चले अब आगे हम लोग बात करेंगे महासागरीय गर्त। जैसे अभी आपको स्थल पर बताया गया था कि गड्ढा बना, क्रेटर, लंबी खाई बनी, ऐसे पानी के अंदर भी क्या है संरचना बन जाएगी। ठीक, ये आपका इस तरह से, ये ऐसा नहीं थल पर ही है, महासागरों के अंदर भी ये पाई जाती हैं, और इस तरह से गहरी खाई दिखने लगी बॉटम में। ठीक, तो अगर देखा जाए इसका एग्जाम्पल है मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त, जब ये मैग्मा निकल जाए और इसके बीच में एक खाई दिखना शुरू हो जाए, इतना मैग्मा निकल जाए कि बहुत ज्यादा स्पेस हो बॉटम तक दिखे, ठीक, तो उसको क्या कहा जाएगा, जो है मेरियन बोले, वो उसको महासागरीय गर्त कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मेरियाना, ये फिलीपींस में के पास चैलेंजर द्वीप है, वहां पर स्थित है, विश्व की सबसे गहरी गर्त मानी जाती है। क्लियर है? इसके बाद देखेंगे महासागरीय बेसिन। ये पॉइंट आपको जानना, महा बेसिन का मतलब होता है नदी। अभी आपको बताया गया था ऐसे कोई रिज पड़ती है और रिज के बाद ये मटेरियल मैग्मा निकल के ऐसे जमा हो जाता है और ऊंचे ऊंचे टीले बन जाते हैं, तो पता लगा इस तरह से जो स्ट्रक्चर बने हैं। ठीक, तो जब अंदर पानी का क्या होता है, गति करती धरती, तो अंदर क्या होता है, जल प्रवाह होता है। तो जब ये इन पहाड़ों के सहारे पानी क्या है इस तरह से बहना शुरू कर दे, तो जो है इनको हम लोग क्या कह देंगे, जो है महासागरीय बेसिन कह देंगे। क्या कह देंगे? जब इन पहाड़ों के जो है अंदर की सहायता से ओशियन जो है जो करंट्स होती हैं वो बहना शुरू कर दें, तो जो है हम लोग उसको महासागरीय बेसिन कह देंगे। क्लियर है बात? इतनी समझ। जैसे गिनी बेसिन और ब्राजीलियन बेसिन इसके एग्जाम्पल हैं। क्या है? गिनी बेसिन, गिनी की एक खाड़ी पड़ती है, और दूसरा है आपका ब्राजीलियन बेसिन। ये इसके क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। ठीक है। नंबर 3, इसी के अंदर भी हम लोगों ने दो बात की है। नंबर 3 है ट्यूब चाप। ठीक, ट्यूब चाप क्या होता है? देखिए, जब ऐसे रिज है, मटेरियल निकला और ये ठंडा हो गया, सतत निकलता रहता, ऐसे इसमें बढ़ती रहती, फिर निकलता ऐसे इसकी ऊंचाई बढ़ती रहती। इसके बाद देखिए एक पूरा इस तरह से चाप नुमा स्ट्रक्चर दिखना शुरू हो जाता है। अगर जो हम लोग बात करें इस तरह से चाप नुमा, और इन्हीं चाप, जब ये ज्यादा ये चाप नुमा स्ट्रक्चर ऊपर उठ जाते हैं, धरातल की तरह पानी में बीचों बीच दिखने लगते हैं, तो हम लोग इसी को बोल देते हैं द्वीप चाप। जैसे इसके एग्जाम्पल तौर पर अगर आप देखेंगे, जापान एक द्वीप चाप है। क्या है? जापान एक द्वीप चाप है। ठीक, इंडोनेशिया एक द्वीप चाप है। इंडोनेशिया एक द्वीप चाप है।
आयरलैंड एक द्वीपचाप है। आइसलैंड एक द्वीपचाप का नुमा स्ट्रक्चर से बना है। समझ गए बात को? तो ये सारी चीजें आपको जानना है। अगला देखेंगे नंबर 4 समुद्री, जब हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, तो नंबर 4 यहां पर आपका एक आता है फेस्टून। फेस्टून होता क्या है ये आपको जानना है। ठीक, फेस्टून ये होता है आपका, इसका मतलब होता है माला, नेकलेस या सजावट का सामान, सजावट होती है। तो कोई इस तरह से रिज निकली है। ठीक, इस तरह से धरातल पर इस तरह से एक रिज मिली। तो यहां पर इस तरह से वल्केनो अगर देखा जाए, मोतियों की माला के नुमा इस तरह से क्या है, रिज से जब मटेरियल निकला तो इस तरह से जम गया और ये आपको माला के तौर पर दिख रहा है। तो इसी को हम लोग फेस्टून कहते हैं। क्या बोलते हैं? फेस्टून कहा जाता है। और नंबर 5 है कैरेबियन द्वीप। कैरेबियन, ठीक, लास्ट में क्या है आपका कैरेबियन द्वीप है। ठीक, ये कैरेबियन द्वीप। तो जो कैरेबियन द्वीप है, इसका एक, जैसे हम लोग कैरेबियन सागर पढ़ते हैं उसी में, तो जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है वो, जब कोई ऐसा रिज निकली उसके किनारे ऐसे, ठीक, ज्वालामुखी आए, फिर एक गति की वजह से धीरे धीरे क्या है, ये जो मालाएं थी ये दूर दूर हो जाए, मतलब एक रिज है और फिर खिसकाव की वजह से एक यहाँ बने, थोड़ा गैप छोड़ के ऐसे बने, फिर थोड़ा गैप छोड़ के ऐसे बने, इन गैप की वजह से, और ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे दिखना लगे, तो इसको क्या कहा जाता है? ठीक, कैरेबियन द्वीप कहा जाता है। क्लियर है? तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने किसके बारे में जानी है? ठीक, आपका जो है ज्वालामुखी के बारे में। कैरे फेस्टून क्या है, द्वीपचाप क्या है, ठीक, आपका जो है ये महासागरीय बेसिन क्या है, महासागरीय गर्त के बारे में क्या है, महासागरीय वैली के बारे में, महासागरीय कटक के बारे में, फिर सिंडर क्या होता है, ठीक, बोल्डेरा, क्रेटर, मार, ज्वालामुखी, ये सारी पॉइंटों पर हम लोगों ने चर्चा की है। ठीक, तो हम लोग अभी तक इस टॉपिक में यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।